कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, साई एग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार चौहान आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एनिमल फीडिंग। ठीक है, पशु आहार। अपन देखेंगे इसमें कौन कौन सा जो कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और कहाँ कहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन इसको अच्छे से करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अपन एक नज़र देखते हैं पशु आहार किसे कहते हैं। पशुओं को खिलाई जाने वाली वह पदार्थ जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, या फिर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, पशु आहार या फिर एनिमल फीडिंग। ठीक है, तो ये छोटा सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन बेस पे क्वेश्चन नहीं आता, डेफिनेशन बेस पे क्वेश्चन आता है वो राशनिंग में अपन आता है। ठीक है, तो राशनिंग में अपन देख लेंगे उसको। तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन पशुओं के शरीर का रासायनिक संगठन विभिन्न है। ठीक है, इसको कट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट करिएगा पशुओं के शरीर का रासायनिक संगठन। ठीक है, अब पशु के शरीर में क्या क्या चीज़ें कितना परसेंट में होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको मैं टेबल फॉर्म पे आपके लिए अरेंज कर दिया हूँ, तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एनिमल में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि बात करें गाय एवं भैंस की, तो गाय एवं भैंस का एवरेज लेके चलते हैं तो आपको याद रखना 56 to 58% तक क्या होता है उसमें वाटर परसेंट रहता है उसके बॉडी में। ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं उसके बॉडी में क्या क्या चीज़ें कितना परसेंट होता है। तो अगर पानी की बात करें, जल की बात करें तो कितना प्रतिशत होता है, 56 से 58%। लेकिन एग्ज़ाम में कितना लिया गया है आंसर, आपको याद रखना है 65% के आसपास। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्यापम ने आंसर किसको लिया है, 65%। ठीक है, वाटर परसेंट बॉडी में। उसके बाद प्रोटीन परसेंट में आपको याद रखना है 70 to 80% रहता है एनिमल बॉडी में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद फैट परसेंट, तो फैट परसेंट में आपको याद रखना है 20% के आसपास क्या रहता है उसमें वसा पाई जाती है। किस में, तो गाय एवं भैंस में, काऊ एंड बफेलोस में। ठीक है, और अपन मिनरल्स की बात करें तो 5%, 3.5 से 5.0 के आसपास क्या रहता है उसमें मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एनिमल में काऊ एंड बफेलो का यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। मेनली फोकस करना मॉइस्चर परसेंट को, प्रोटीन परसेंट को और फैट परसेंट को। मिनरल्स अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछ देगा तो आपको याद रखना है 3.5 से 5.0% के आसपास होता है। फिर अपन देखते हैं सीप एंड गोट का। तो सीप में कितना रहता है, 60% तक क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है। और आपको याद रखना है प्रोटीन का परसेंटेज पूछे बॉडी में उसके तो 16%, 16% रहता है। फैट आपको याद रखना है 20% रहता है। मिनरल्स की बात करें तो 3.5% के आसपास होता है। तो ये आपको याद रखना है गोट एंड सीप का। वहीं पे अगर पोल्ट्री का अपन देखें, पोल्ट्री को तो अपन अलग से देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे दिया गया है 65। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे 60 to 75% तक क्या रहता है वाटर परसेंट पाया जाता है। किस में, पोल्ट्री बर्ड्स में। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन कितना रहता है, तो 21%। ठीक है, ये भी 20-25% के आसपास, 25 से 27% के आसपास रहता है इसमें। इसके बाद अपन देखते हैं फैट का बात करें तो फैट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, 10 to 15% के आसपास रहता है। ठीक है, इसको अपन पोल्ट्री में अलग से देखेंगे। मिनरल्स का सेम रहता है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। तो इतना आपको याद रखना है कि कौन सा एनिमल में कितना वाटर परसेंट है, कितना प्रोटीन परसेंट है, कितना फैट परसेंट है, कितना मिनरल परसेंट है। तीनों को आपको याद रखना है। छोटा सा टेबल बना दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको सिंपली फॉर्म पे याद हो जाएगा। अब इसको देखते जाते हैं कि ये जितना कंपोनेंट्स दिया हुआ है, ठीक है, वाटर, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, ये कितना रिक्वायरमेंट होता है एनिमल बॉडी को। तो देखिए पशु शरीर के लिए पोषक तत्व एवं उनके कार्य। सबसे पहले अपन देखते हैं वाटर। ठीक है, जल की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए बॉडी में, ये अपने को जानना है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसके अधिकता से क्या होता है। अधिकता से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कमी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे वाटर का फंक्शन और उसका रिक्वायरमेंट। पानी सभी जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण अवयव है। अवयव मतलब सॉल्वेंट है। ठीक है, अवयव मतलब अवयव, कंपोनेंट बोलते हैं अवयव।
और सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है। पानी जैसी बॉडी में कमी होती जाती है, बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। बहुत ज़्यादा अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, एनिमल मर जाएगा। एनिमल क्या, हम भी मर जाएंगे, ठीक है। तो उसका फंक्शन अपन सीधा बात करें तो पशु शरीर में जल की मात्रा 20 से 25% होती है तो क्या होता है, तो जो एनिमल रहती है वो अनकंफर्टेबल फील करती है, ठीक है। अगर उसके बॉडी में 20 से 25% ही सिर्फ वाटर है तो उसका जो बॉडी है कैसा हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको सफोकेशन होगा और बहुत जल्दी वो मरने के कगार में आ जाएगी। और आपको याद रखना है जब 10 to 15% उसके बॉडी में वाटर बच जाता है तो एनिमल क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल बेस पे आ सकता है कि अगर 10 से 15% उसके बॉडी में पानी है तो क्या एनिमल जिंदा रहेगा या मर जाएगा, तो आपको याद रखना मर जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड, जल पशु शरीर में विभिन्न घोलकों के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न घोलकों मतलब सॉल्वेंट के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। और याद रखना ये क्या है, मेटाबॉलिज्म में या फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी वर्क करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है पशु शरीर में होने वाली विभिन्न उपचयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म जो वर्क है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है उसमें मेन फंक्शन होता है वाटर का, ठीक है। जब तक वाटर नहीं रहेगा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जब तक वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा वो स्टार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। एंजाइम भी एक्टिव नहीं हो पाता, इसीलिए मेटाबॉलिज्म में खासकर बहुत बड़ा रोल है इसका, तो आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर डाल लीजिएगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी वर्क करता है। तो इसको अलग से टॉपिक, अलग से पॉइंट ले लेना, 4 पॉइंट लिख लेना और उसको ऐड कर लेना, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी वाटर हेल्प करता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है वाटर का फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये आपको वाटर का समझ में आया, क्या क्या मैं बताया आपको, तो याद रखना 20 से 25% जब बॉडी में मॉइस्चर बच जाता है, ठीक है, उतना ही बचा हुआ है, तब जो एनिमल रहता है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, सफोकेशन फील करता है। और जब 10 to 15% उसमें वाटर बच जाता है बॉडी में तब उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। उसके बाद अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये तीनों चारों पॉइंट आप छोटा छोटा पॉइंट बना के भी याद करोगे तो भी चलेगा। एक पॉइंट याद रखना, नोट करके लिखना, ये वाला पॉइंट पूछा गया क्वेश्चन है, एनिमल में कौन से स्टेज पर उसके बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर परसेंटेज पाया जाता है, तो याद रखना भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था मतलब एम्ब्रियो स्टेज में, ठीक है। कौन से स्टेज में, एम्ब्रियो स्टेज में सबसे ज़्यादा वाटर परसेंट रहता है, ठीक है। लगभग 75 to 90% तक रहता है वाटर, ठीक है। वृद्धावस्था में यही कम हो जाता है, लेस देन 65%, ठीक है। मतलब 40 से 50% के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो सबसे कम वृद्धावस्था में रहता है और सबसे ज़्यादा एम्ब्रियो स्टेज में रहता है, 90% तक उसमें वाटर रहता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है बॉडी में, ठीक है। अब प्रोटीन पशु शरीर के अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, मैं पहले बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, एक है ट्रू प्रोटीन और एक है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस कंपाउंड, मतलब प्रोटीन नहीं है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड है वो, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन किससे बना होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड के थ्रू ही बना रहता है, ठीक है। अब मैं प्रोटीन पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, तो प्रोटीन में बस आपको याद रखना है प्रोटीन किससे बना होता है, तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अमीनो एसिड किससे बना होता है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजिनस मैटर के थ्रू बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को प्रोटीन देखना है। अपन आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, वास्तविक प्रोटीन सभी प्रकार के पशुओं द्वारा पचा लिए जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल अपन लोग खाते हैं, जैसे एग की बात करें, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो रहता है, दूध में कैसिन प्रोटीन रहता है, वो अपन आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजिनस मतलब नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस मैटर जो रहता है, उसको सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट एनिमल्स ही क्या कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का फंक्शन मेनली क्या होता है, मसल्स ग्रोथ एवं फाइबर्स के
ट्रीटमेंट में, ठीक है, या फिर रिपेयरिंग करने में उसको बोल सकते हो। प्रोटोप्लाज्म का मुख्य पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। प्रोटीन एंजाइम एंड हार्मोन को बनाने में काम आता है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन प्रोटीन का ही बना रहता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों के पूर्ति के लिए भी सहायक होता है, क्योंकि प्रोटीन खुद क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटीन के द्वारा ही त्वचा, बाल, खुर, सींग आदि का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा उसका जो भी हुफ रहता है, ठीक है, उसका जो हेयर्स रहता है, उसका जो हॉर्न रहता है, वो किससे बना रहता है, तो केराटिन प्रोटीन से बना रहता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा किससे बना होता है, तो केराटिन प्रोटीन से, ठीक है। केराटिन प्रोटीन के थ्रू बना रहता है उसका त्वचा बोलता हूँ, बाल हो गया, खुर हो गया, सींग हो गया, ठीक है। स्किन तो अलग है, मसल से बना रहता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर के टिश्यू के मरम्मत के लिए, शरीर के ऊतक के मरम्मत के लिए कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, सहायक है, तो आपको याद रखना प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन के द्वारा ही क्या होता है, मांसपेशी एवं तंतुओं का जो भी क्षति होता है उसकी पूर्ति के लिए, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए कौन वर्क करता है, तो आपको याद रखना प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है, तो एनिमल के बॉडी ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जितना भी बताया उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है उसके बाद फैट। फैट का देखो क्या रोल है, तो फैट का आपको याद रखना पशु शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, एनर्जी के लिए मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो वो है फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन फैट को पहले देखिए। मेन कंपोनेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होता है, ठीक है। नो डाउट कि कार्बोहाइड्रेट में भी एनर्जी रहता है, बहुत जल्दी एनर्जी सप्लाई करता है, बट आपको याद रखना है जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए तो हमको फैट का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से की तुलना में 2 गुना ज़्यादा एनर्जी रहता है किसमें, फैट में, ठीक है। और फैट का मेन फंक्शन क्या है, तो याद रखना पशु शरीर के एक सुरक्षा परत बनाती है, मतलब जैसे ही जो सेल रहता है, ठीक है, ऊपर का जो लेयर रहता है उसके जस्ट नीचे क्या रहता है, फैट का लेयर रहता है। तो कुछ भी जैसे कि टक्कर वक्कर हो रहा है या फिर बोल सकते हो चोट लग रही है, तो फैट वाला जो लेयर रहता है वो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है बाहरी आघातों से, या फिर बोल सकते हो चोट लगता है तो सबसे पहले मसल्स टूटेगा, मसल टूटने के बाद जो फैट का जो लेयर रहता है वो क्या करता है, हेल्प करता है आगे की जो मांसपेशियाँ, जो मसल्स रहते हैं उसको बोल सकते हो कि सुरक्षा देने के लिए, ठीक है। तो याद रखना सुरक्षा आवरण की तरह काम करता है, ताप के नियंत्रण के लिए भी काम करता है, ठीक है। पसीना निकलता है हमारी बॉडी से, क्यों निकलता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद फैट के द्वारा कैरोटीन एवं कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है, ये कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन और कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी फैट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स में देखो मिनरल्स क्या है, 3 to 5% तक रहता है, जिसमें मेनली रहता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। अब इसका फंक्शन क्या है, तो कैल्शियम का फंक्शन क्या है, तो बोन्स बनाने में हेल्प करता है, सबसे पहली बात। सेकंड फास्फोरस, तो उस बोन्स को बोल सकते हो कि हार्ड बनाने में, ठीक है, उसको हार्ड बनाने में, कठोर बनाने में क्या हेल्प करता है, फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है, तो इम्यून सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। सोडियम, सोडियम क्या करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है। सल्फर क्या करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्यून सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अपन आगे देखते हैं। मेनली अपन देखना है प्रोटीन, फैट और वाटर का। मिनरल्स उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको याद रखना है कौन कौन सा मिनरल्स का क्या क्या वर्क है बॉडी में। उसका देखो खाद्य पदार्थों में इसकी मात्रा कितनी होती है, 1 से 1.5%, मतलब 1.0 से 1.5% के आसपास रहता है किसका, तो आपको याद रखना है मिनरल्स का, ठीक है। हरे चारों में इसकी मात्रा कितनी रहती है, तो 6 से 6.5%, खलियों में 6 से 6.5%, मीट मछलियों की मात्रा 15% तक होता है मछलियों में। इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि एनिमल बॉडी को अगर मिनरल्स की कमी होती है या फिर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन सा फीडिंग कराया जाता है, तो आपको याद रखना बोन मील, फिश मील, ये सब कराया जाता है। प्रोटीन कमी को दूर करने के लिए या फिर प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो याद रखना केक्स, जितने भी खली आती है ना वो सब दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। नोट पॉइंट में देखना, पशु के शरीर में कैल्शियम कितना रहता है, तो
तो आपको याद रखना 1.5% फास्फोरस, 1.0% पोटेशियम, 0.20% और सोडियम 0.16% के आसपास रहता है। तो ये चारों को आपको याद रखना है, ठीक है। पर अपन आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या बताया मैं, यहाँ का क्वेश्चन क्या था नोट कर लेना, अगर आपको बनाते बन जाएगा तो। यदि पशु शरीर में मिनरल्स की कमी होती है या फिर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ है जो दिया जाता है, तो आपको याद रखना है वो बोन मिल्स है, फिश मिल है, ठीक है। तो ये सब चूर्ण, मछली का चूर्ण, हड्डी का चूर्ण, एक होता है ब्लड मिल हुई होता है उसका चूर्ण, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिनरल्स को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। अगर पूछे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो आपको याद रखना खली दिया जाता है मेनली, ठीक है। खली और आपका कंसनट्रेट, ये दोनों चीज़ दिया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। उसके बाद अपन आते हैं 4th पे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पशुओं को दिए जाने वाले समस्त प्रकार के कार्बोहाइड्रेट उसके पाचनशील के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब उसके डाइजेशन के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है क्रूड फाइबर और एक होता है सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। तो जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है वो हम भी यूज़ करते हैं, हम भी अपने डेली लाइफ में अपन उसको खाते हैं, ठीक है। सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट मतलब वही है, फ्रूट्स है, जितने भी मीठे पदार्थ है, फ्रूट्स है, बहुत सारे बोल सकते हो सब्जी है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। वो क्या आता है, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है जो आसानी से पच जाते हैं। क्रूड फाइबर क्या होता है, जिसमें सेलुलोज की परसेंटेज ज़्यादा रहती है, जिसे हम नहीं पचा सकते, सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट एनिमल्स ही उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो क्रूड फाइबर्स रहते हैं इसमें मेनली क्या रहता है, सेलुलोज, लिग्निन, ठीक है, ये सब आते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो रूमिनेंट एनिमल्स रहते हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू, फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, तो रूमेन पार्ट में बताया था, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ प्रेजेंट रहता है जो किण्वन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है वहाँ पे, ठीक है। और वही क्या करता है यहाँ पे, लिग्निन और सेलुलोज को फर्मेंटेशन करके थोड़ा उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कहाँ पे होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस या फिर सेलुलोज का पाचन कहाँ पे होता है, अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना सीकम पार्ट में, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सेलुलोज और लिग्निन का फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, तो फर्मेंटेशन रूमेन में होता है, लेकिन पाचन, डाइजेशन सीकम में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है, जितने भी बॉडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कितना कितना रहना चाहिए, क्या क्या किस चीज़ में काम आता है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक अपना हो गया जो भी कंपोनेंट्स था। सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट में बता चुका पहले, स्टार्च एवं शर्कराएं सभी चीज़ें आएंगे जो मनुष्य द्वारा भी इसको आसानी से पचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पशुओं को आहार खिलाने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल फीडिंग, ठीक है, क्या क्या अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो पशुओं को नियमित रूप से उनकी शरीर आवश्यकता के अनुसार संतुलित आहार मतलब मेंटेनेंस राशन देना चाहिए, ठीक है, पर डे उसको मिलना चाहिए। उसके बाद पशुओं के आहार में अचानक बदलाव नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर हम एक दिन उसको कम खाना दे रहे हैं, अचानक उसको बहुत सारा खाने को दे दिए, वो तो लालच के मारे खा लेगी लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। अगर डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा तो उसको देने का क्या मतलब उतना ज़्यादा। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 घंटे के गैप में एनिमल को दिन में 2 बार कम से कम फीडिंग कराना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पशुओं को दूध दुहने से 1 घंटा पहले आहार खिलाने का कार्य कर लेना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद पशुओं को पहले चारा फिर दाना, उसके बाद उपजात मतलब बाई प्रोडक्ट, पहले क्या खिलाएंगे, रफेजेस खिलाएंगे, फिर उसके बाद कंसनट्रेट खिलाएंगे, उसके बाद बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में कुछ भी आ सकता है, खली, केक्स, ये सब सारी चीज़ें आ सकती है, तो ये भी सीक्वेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है, गौवंशीय पशुओं में 100 kg बॉडी वेट पर 2 से 2.5 kg ड्राई मैटर या फिर हे खिलाना चाहिए, और भैंस वंशीय को 3 kg के आसपास खिलाना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको अलग से मैं नोट करा दिया हूँ। चाहता तो मैं उसको उधर ही नोट करा देता, लेकिन आपको याद करने में सुविधा हो बोल के यहाँ पे अलग से इस पॉइंट को कर दिया हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सारे पॉइंट्स पूछा जा चुका है, नहीं याद रखना मत याद रखिएगा, अचानक बदलाव नहीं करना चाहिए,
संतुलित आहार तो देना ही चाहिए, वो सबको पता है, तो उसको भी नहीं याद करना तो मत करना। लेकिन तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां भी और आठवां भी, इतना तो आपको याद रखना है। देखो 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है, पशुओं को कुल शुष्क पदार्थ की आवश्यकता का 2/3 भाग चारों से तथा 1/3 भाग दानों से खिलाना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है रफेजेस का मात्रा ज़्यादा रहता है, कंसनट्रेट का मात्रा कम रहता है। उसके बाद गायों के लिए 3 केजी दूध उत्पादन करने के लिए, ठीक है, गाय अगर 3 केजी दूध उत्पादन कर रही है तो उसको कितना चारा देना है, 2.5 केजी। और उसी 2.5 केजी चारा को अगर भैंस को खिलाते हैं तो वो कितना देती है, सॉरी, हाँ, ठीक है, गाय के लिए आपको याद रखना है 3 केजी दूध उत्पादन के लिए 1 केजी दाना देना चाहिए, और भैंस के 2 केजी दूध उत्पादन के लिए आपको याद रखना है 1 केजी दाना के आसपास इसको खिलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, एक बार और समझ लीजिए इसको। गाय के लिए 3 केजी दूध उत्पादन के लिए 1 केजी दाना देना है। ठीक है, रफेजेस देना ही है, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा दाना देना है वो है। ठीक है, गाय के 3 केजी दूध उत्पादन में 1 केजी दाना देना है, और वहीं पे भैंस के 2.5 केजी दूध उत्पादन के लिए 1 केजी दाना देना है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था, लेकिन आप मत होना। तो यहाँ तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सारे पॉइंट्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करता है तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, पहले इसको अच्छे से कर लो, याद करो इसको, अभी याद करो। ये सारे पॉइंट्स को तुरंत ही याद कर लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाद में याद करोगे बर्डन होते जाएगा। देखो, खनिज या फिर मिनरल्स की पूर्ति के लिए पशुओं को 100 केजी शरीर भार पर 9 से 10 ग्राम नमक देना चाहिए। ठीक है, 9 से 10 ग्राम नमक देना चाहिए। इससे क्या मिलेगा, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या करेगा, फिर जो भी थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको फिर मेंटेन करके रखेगा। पशु आहार में सूखे एवं हरे चारे का अनुपात बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। IMP क्वेश्चन है, दोनों IMP क्वेश्चन है। उसके बाद पशुओं को कभी भी खाली पेट हरे चारे या फलीदार चारे नहीं खिलाना चाहिए, उसमें गैस बनने का या फिर अफरा रोग होने का खतरा लगा रहता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अफरा रोग किसके कारण होता है, तो पशु के पेट में गैस बनने के कारण होता है। गैस किसके कारण बनता है, या तो वो अशुद्ध खाना खाएगा तब, या फिर खाली पेट हरा चारा या फिर फलीदार चारे खाएंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट है, सांडों को जीवन निर्वाह आहार के अलावा प्रजनन दौरान 20 से 30% अतिरिक्त आहार देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है जब हम सर्विस लेते हैं किसी भी सांड से या फिर किसी भी बुल से, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो बुल होती हैं, ठीक है, या तो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा 20 से 30% क्या देना चाहिए, फीडिंग कराना चाहिए। उसका नेक्स्ट है, चारों को छार में डुबा कर देने पर उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। छार मतलब सीरा होता है, तो उसमें अगर डुबा के दे रहे हैं तो डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। वही मतलब है, डाइजेशन जितना अच्छे से होगा उतना ही अच्छे से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उस जो भी फीडिंग होगा, जो भी फीड होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, प्रति गाय या भैंस को हरे चारे की अधिकतम मात्रा, काऊ एंड बफेलो को जो हरा चारे है उसका अधिकतम मात्रा कितना दिया है, 30 से 40 केजी के आसपास याद रखिएगा। 35 से 40 केजी दिया गया है, 30 केजी आपका गाय के लिए, 40 केजी भैंस के लिए। या फिर बोल सकते हो हरा चारा सबसे ज़्यादा खाता है गाय, भैंस उतना ज़्यादा नहीं पसंद करता, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूध देने वाले पशु के दाने में, ठीक है, जो कंसनट्रेट दिया जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कंसनट्रेट जो भी दिया जाएगा उसमें आपको याद रखना 17% DCP होना चाहिए और 70% TDN। DCP का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। ठीक है, क्रूड प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म याद रखना। TDN का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कितना परसेंट, 17% क्या रखना है DCP और 70% क्या रखना है TDN रखना है। किसमें, तो दूध देने वाले जो भी काऊ है या फिर बफेलो है उसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, गाय के एवं भैंस के जीवन निर्वाह के लिए दाना क्रमशः 1 से 1.5 केजी के आसपास देना चाहिए। नहीं याद रखना, मत याद रखिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन पूछा गया है, एक दूध देती हुई गाय के प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी देनी चाहिए? तो याद रखना 30 से 35 लीटर देना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ड्राई काउ के लिए 25 लीटर, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एनिमल नहीं रहती है, उससे हम दूध प्राप्त नहीं करते रहते, तो हमको याद रखना है कि जो दूध नहीं दे रही है उसको पानी की आवश्यकता भी कम होती है, ठीक है। तो उसके लिए 25 लीटर और जो दूध देती रहेगी उसके लिए 30 से 35 लीटर। नेक्स्ट है 1 लीटर दूध के लिए 3 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 1 लीटर दूध बनने के लिए कितना बॉडी में कितना पानी का रिक्वायरमेंट चाहिए? तो 3 लीटर के आसपास चाहिए, इसको भी याद रखिएगा। पशुओं को दिए जाने वाले दाने में खली की मात्रा 40%, मतलब जो केक्स रहते हैं उसका 40% होना चाहिए, और कुल प्रोटीन का शुष्क क्षार 15% तक देना चाहिए। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो याद रख लेना, नहीं तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया ना पूछेगा वहाँ से। नेक्स्ट है, तो इतना आपको याद कर लेना, मेनली इसको याद रखना, या तो ये देगा या तो ये देगा, 1:3 देगा, ठीक है। मोस्ट सबसे ज़्यादा तो यही दिया है, ठीक, तो उसको याद रखिएगा। अफरा डिजीज़ याद रखिएगा, पेट में गैस बनने के कारण होता है। जीवन निर्वाह आहार का के अलावा 20 से 30% ज़्यादा देना चाहिए किसको? बुल को। चारों के छार में डुबाकर, ठीक है, जो सिरका होता है, या फिर बोल सकते हो, हाँ सिरका ही बोलते हैं उसको, तो सिरका में डुबाकर देंगे तो उसको डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, तो उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा। नेक्स्ट है, गाय एवं भैंस में हरे चारे की अधिकतम मात्रा 30 से 40 kg होना चाहिए। दूध देने वाली पशुओं में दाने की मात्रा में DCP का % 17 और TDN का % 70% होना चाहिए। गाय एवं भैंस में जीवन निर्वाह के अलावा 1 से 1.5 kg तक दाना देना चाहिए। पानी की बात करें तो 30 से 35 लीटर जो मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, और जो मिल्क प्रोडक्शन नहीं करते रहती है उसको याद रखना 25 लीटर के आसपास देना चाहिए, ठीक है। और 1 लीटर दूध बनने में 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। इतना पूरा पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको अलग से नोट करा दिया। आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, और नोट्स में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो, तो उससे अच्छा है जितना मैं बता रहा हूँ यहीं पे सुधार करो, जितना ऐड करा रहा हूँ उसको ऐड करते चलो। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते